हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लास सरफेस केमिस्ट्री पार्ट 6। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स है किस प्रकार से चार्ज एक्वायर करते हैं, उसके हमने अलग अलग तरीके पढ़े थे। उन्हीं में से एक तरीका था प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ आयंस। तो जो प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ आयंस है, इस थ्योरी को बेस्ट थ्योरी माना जाता है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो प्रेसिपिटेट हैं, यानी कि जो कोलाइडल पार्टिकल है, वो अपने सरफेस के ऊपर जो कॉमन आयन है उसको एड्जॉर्ब कर लेता है। जैसा कि हमने एग्जांपल के अंदर लिया था, सपोज करिए कि हमें AgI तैयार करना है, तो AgNO3 प्लस में पोटासियम आयोडाइड, इट विल गिव AgI सिल्वर आयोडाइड प्लस में KNO3। नाउ इफ देयर इज एक्सेस ऑफ पोटासियम आयोडाइड, तो AgI कि जो प्रेसिपिटेट बनेंगे, क्योंकि ये एक्सेस में लिया गया तो यहाँ पर K पॉजिटिव और I नेगेटिव प्रेजेंट है, तो देयर इज I नेगेटिव इज ए कॉमन आयन। दिस I नेगेटिव विल गेट एड्जॉर्ब ओवर इट्स सरफेस। इसके ऊपर I नेगेटिव यहाँ पर एड्जॉर्ब हो जाता है और इस प्रकार से एक लेयर बन जाती है AgI। सपोज करिए कि ये हमने ले लिया है, इसके ऊपर I नेगेटिव, इस प्रकार से ये इसके ऊपर ये एड्जॉर्ब हो गए हैं। अब इसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। इन द डिस्पर्जन मीडियम पॉजिटिव चार्ज इज ऑलरेडी प्रेजेंट, K पॉजिटिव जो है वो डिस्पर्जन मीडियम प्रेजेंट है, सो इट विल आल्सो कम क्लोज टू इट एंड फॉर्म ए डिफ्यूज लेयर। ये डिफ्यूज लेयर बना देगा K पॉजिटिव, सो टू लेयर्स आर फॉर्म्ड। डिस्पर्स और डिस्पर्जन मीडियम में जो K पॉजिटिव है उसका और जो कोलाइडल पार्टिकल के चार्ज हैं उनकी वजह से वहाँ पर एक दो लेयर्स तैयार हो जाती हैं। यहाँ पर ये जो लेयर है इट इज ए स्टेबल लेयर जो कि एड्जॉर्ब हो गई है, और जो दूसरी लेयर है जो कि K पॉजिटिव से बने, जो कि डिस्पर्जन मीडियम में जो आयंस प्रेजेंट है उसकी वजह से है, इट इज डिफ्यूज्ड लेयर। अब इन दो लेयर्स में क्योंकि अलग अलग चार्जेस हैं, चार्जेस की वजह से यहाँ पर क्या होगा, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सो द स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द स्टेबल लेयर एंड द डिफ्यूज लेयर, यानी कि फिक्स लेयर और डिफ्यूज लेयर के बीच में जो है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल और जीटा पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रोकाइनेटिक या जीटा पोटेंशियल क्या है? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस between fixed layer and diffuse layer। ये जो दोनों लेयर हैं इनको कहा जाता है हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर। हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर आप ऐसे भी कह सकते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द हेल्महोल्ट्ज़ डबल लेयर इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल। इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकाइनेटिक और जीटा पोटेंशियल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक छोटी सी टर्म है जिसको कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, तो ये हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रोकाइनेटिक जीटा पोटेंशियल। फिर हम एक बार देखते हैं यहाँ पर होता क्या है कि जो कॉमन आयन है वो सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है कोलाइडल पार्टिकल से, दैट्स व्हाई इट एक्वायर्स द चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एंड द काउंटर आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट अपॉन द डिफ्यूज लेयर अराउंड इट। एज ए टू लेयर्स आर फॉर्म्ड, वन इज द स्टेबल लेयर, अनदर इज द डिफ्यूज लेयर, fixed or diffuse layer. These layers are called Helmholtz double layer, and the potential difference that exists between these two layers is called electrokinetic potential or zeta potential. Now friends, the next topic is protective action of lyophilic fluids. As we know that lyophilic fluids are more stable as compared to the lyophobic fluids. अब इसका रीजन क्या है उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करें तो
लायोफिलिक कोलाइड्स के अंदर क्या है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड लविंग हैं, यानी कि दोनों के बीच में इंटरेक्शन है, देयरफॉर दे गेट मिक्सड अप विद ईच अदर, एक दूसरे से बहुत अच्छे से इंटरमिक्स हो जाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज क्वाइट स्टेबल, मीन्स डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम नॉर्मल कंडीशन में एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं और अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। लायोफोबिक कोलाइड्स जो हैं उनके अंदर ऐसा नहीं होता है। सो अगर हम लायोफोबिक कोलाइड को स्टेबल बनाना चाहते हैं तो लायोफिलिक जो कोलाइड्स है वो एक प्रोटेक्टिव एक्शन प्रोवाइड कर सकता है। किस प्रकार से कर सकता है? सपोज करिए कि ये हमारा पार्टिकल्स है लायोफोबिक, लायोफोबिक कोलाइड पार्टिकल्स हैं। अब जो लायोफिलिक कोलाइड्स के पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर इसके ऊपर सेटल हो जाते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं और एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं इसके चारों तरफ। अब क्योंकि ये डिस्पर्जन मीडियम के अंदर पूरी तरीके से मिसिबल है, तो जब ये मिसिबल है तो इसके साथ साथ ये जो कोलाइडल पार्टिकल है, लायोफोबिक जो कोलाइड पार्टिकल, वो भी क्या हो जाएगा? मिसिबल हो जाएगा। तो जब तक ये इसके सरफेस पे प्रेजेंट है तब तक ये पार्टिकल सेटल नहीं होगा, इंटरमिक्स रहेगा। दिस एक्शन इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स। सो इसी के आधार पर जो हम लायोफिलिक जो कोलाइड्स हैं उनका इस्तेमाल एज ए प्रोटेक्शन करते हैं। जो इनका कोगुलेशन होता है लायोफोबिक कोलाइड्स का, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लायोफिलिक कोलाइड्स को। अब मेन चीज एक आता है कि अगर मान लीजिए कि हमें इसको कोगुलेट कराना है तो कोगुलेट कैसे करें? लायोफोबिक को अगर कोगुलेट कराना है तो लायोफोबिक के अंदर हमें क्या करना है? उनके ऊपर जो चार्ज है उस चार्ज को हम क्या कर दें? न्यूट्रलाइज करा दें, तो आसानी से क्या हो जाएगा? कोगुलेट हो जाएगा। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, जिससे कि जो अपोजिटिवली चार्ज आयंस हैं वो कोलाइडल पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से वो आसानी से सेटल हो जाता है। स्टूडेंट्स, अगर लायोफिलिक कोलाइड्स को हमें कोगुलेट कराना है तो यहाँ पर दो फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर तो क्या है? इसकी जो स्टेबिलिटी का कारण है वो क्या है? एक तो चार्ज है, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, जो कि दोनों ही केसेस में होता है। लेकिन इसके अलावा एक और फैक्टर वो है सोल्वेशन, सोल्वेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, यानी कि इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम। तो इन दोनों ही फैक्टर्स को हमें रिमूव करना पड़ेगा। इसको तो हम रिमूव कर सकते हैं कैसे? बाई एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन इस फैक्टर को कैसे रिमूव करेंगे? ये तब हो सकता है कि जब हम इसके अंदर कोई सूटेबल सॉल्वेंट ऐड कर दें, एक ऐसा सॉल्वेंट जो पहले जो सॉल्वेंट है उसको डिस्प्लेस कर दे और उसकी जगह ले ले, जिससे कि जो इंटरेक्शन है बिटवीन द डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम, उस इंटरेक्शन को हम हटा सके। अगर ऐसा हो जाता है तो लायोफिलिक कोलाइड को भी हम कोगुलेट करा सकते हैं। यही कारण है कि जो लायोफिलिक सोल है वो ज़्यादा स्टेबल होता है बजाय कि लायोफोबिक के। अब क्वेश्चन ये आता है कि अभी हमने स्टडी किया कि जो लायोफिलिक कोलाइड है इनका प्रोटेक्टिव एक्शन होता है, लेकिन किस लायोफिलिक कोलाइड का प्रोटेक्टिव एक्शन कितना ज़्यादा होगा, इसको कंपेयर कैसे करें? सबका अपना अलग अलग एक्शन है, कोई ज़्यादा प्रोटेक्शन करता है, कोई कम प्रोटेक्शन करता है। तो इसके लिए सिग्मोंडी ने एक टर्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस की जिसको हम कहते हैं गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर, व्हाट इज द गोल्ड नंबर? गोल्ड नंबर क्या है? ये एक मिनिमम अमाउंट है प्रोटेक्टिव कोलाइड का, यानी कि लायोफिलिक कोलाइड का, जो हम ऐड करते हैं 10 ml ऑफ रेड गोल्ड सोल के अंदर, जो उसको प्रोटेक्ट करता है। अगर अब उसके अंदर हम 1 ml ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन डालें, जो कि इलेक्ट्रोलाइट है, उसके डालने के बावजूद भी अगर उसके अंदर कोगुलेशन नहीं होता है तो कितना अमाउंट लायोफिलिक सोल का डाला गया है, दैट विल बी कॉल्ड गोल्ड नंबर। तो इस प्रकार से हम गोल्ड नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, गोल्ड नंबर क्या है? इट इज द मिनिमम वेट ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम्स विच मस्ट बी एडेड टू 10 ग्राम ऑफ रेड गोल्ड सोल so that no coagulation of gold take place when 1 milliliter of 10%
NaCl solution is added to it. मीन्स हमने 10 ग्राम रेड गोल्ड सोल लेते हैं, उसके अंदर इतना अमाउंट हम प्रोटेक्टिव क्लोराइड यानी कि लायोफिलिक क्लोराइड का डालते हैं कि वो डालने के बाद अगर हम उसके अंदर 1 ml 10% NaCl इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन अगर उसमें ऐड करें तो भी उसका कोगुलेशन ना हो, तो वो मिनिमम अमाउंट उसका गोल्ड नंबर कहलाता है। ओसवाल्ड ने गोल्ड नंबर की बजाय एक दूसरा नंबर दिया, कोंगो रूबिन नंबर। ये भी उसी प्रकार से है, लायोफिलिक क्लोराइड या प्रोटेक्टिव जो क्लोराइड जिसको हम कह सकते हैं उसके अमाउंट को ही डिनोट करता है। ये भी इसके अकॉर्डिंग क्या है, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव क्लोराइड इन मिलीग्राम, सेम वही चीज है, दैट प्रिवेंट्स द कलर चेंज ऑफ 100 मिलीलीटर ऑफ 0.01% कोंगो रूबिन डाई। ये डाई है, इसके का जो नेचुरल कलर है उसमें कोई चेंज ना हो। जब इसके अंदर हमें एक्चुअल में क्या होता है, अगर इसके अंदर प्रोटेक्टिव क्लोराइड नहीं डालें और 0.16 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KCl डालें जो कि इलेक्ट्रोलाइट है, तो कलर चेंज हो जाता है। तो इस कलर चेंज को रोकने के लिए, ताकि कलर चेंज ना हो इस रूबिन का, यानी कि कोगुलेशन, कलर चेंज कोगुलेशन की वजह से हो रहा है, तो कोगुलेशन ना हो इसके लिए इसमें कितना प्रोटेक्टिव क्लोराइड डालना पड़ेगा, 100 ml 0.01% कोंगो रूबिन डाई में, वो कोंगो रूबिन नंबर कहलाता है। तो ये प्रोटेक्टिव एक्शन को डिनोट करते, दोनों ही नंबर प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक क्लोराइड को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये था हमारा क्लोराइड से संबंधित जो पूरा पोर्शन था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा इमल्सन से रिलेटेड है, तो हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे इमल्सन के बारे में। वेल स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इमल्सन। इमल्सन इज ए कोलाइडल डिस्पर्जन इन विच बोथ डिस्पर्ज्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम आर इन द लिक्विड स्टेट। ये ऐसे दो लिक्विड हैं जो एक दूसरे के साथ आसानी से मिक्स नहीं होते। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ वाटर एंड ऑयल। अगर वाटर और ऑयल दोनों का अगर आप मिक्स करते हैं तो आप जानते हैं कि दोनों की लेयर बन जाती है। अगर आप दोनों को सेक कर दें अच्छे से, वाटर के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल करके अगर उसको अच्छे से सेक करें तो आप देखेंगे कि एक बार वो मिक्सअप हो जाएगा, थोड़ा सा आपको लगेगा मिक्सअप हो गया। लेकिन जैसे ही आप उसको रखेंगे थोड़ी देर में ऑयल अलग लेयर बना लेगा, वाटर अलग लेयर बना लेगा, ऑयल जो है वाटर के ऊपर अलग से एक लेयर बना के तैरता हुआ आपको दिखाई देगा, दोनों सेपरेट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि मिक्सिबल लिक्विड्स है तो आप उसको परमानेंटली एक दूसरे में मिक्सअप नहीं कर सकते, तो इमल्सन नहीं बन पा रहा है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, कोई एक ऐसा सबस्टांस डालते हैं जो दोनों को एक दूसरे को मिक्सअप करवा सकता हो। वो सबस्टांस जो दोनों लिक्विड को एक दूसरे में मिक्स करने में हेल्प करता है, यानी कि उसको स्टेबलाइज करता है, ऐसे सबस्टांस को हम कहते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट या इमल्सिफायर। अभी हमने जो एग्जांपल लिया ऑयल और वाटर का जो एग्जांपल लिया, हम जानते हैं कि अगर आप ऑयल और वाटर का मिक्सचर है उसके अंदर थोड़ा सा सोप डाल दें, डिटर्जेंट डाल दें और उनको अच्छे से सेक करें तो वो मिक्सअप हो जाएगा, एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएगा। अब उसके अंदर आपको अलग से ऑयल की और वाटर की अलग से लेयर दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब सोप मोलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इमल्सिफायर है, यानी इमल्सिफाइंग एजेंट का काम करता है। रोल क्या है इमल्सिफायर का, ये काम करता कैसे है, यहाँ पर देखिए मैंने दिखाने की कोशिश की है डायग्रामेटिकली। सपोज करिए कि ये वैसे उल्टा हो गया है, ये ऑयल ऊपर दिखाया जाना चाहिए था, लेकिन आप इसको आप समझ लेंगे। ये ऊपर मैंने दिखा दिया वाटर की लेयर और नीचे मैंने दिखाया है ऑयल की लेयर। ये ऑयल है और ये वाटर है और ये हमारे हैं सोप मोलिक्यूल। अब सोप के अंदर हम जानते हैं कि सोप क्या है, दीज आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। इसके दो पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोकार्बन पार्ट और दूसरा होता है एसीटेट पार्ट। यानी कि एस्टर पार्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है, CO नेगेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, सोडियम या पोटेशियम इसके साथ में अटैच होगा। तो ये जो पार्ट है वो हेड का काम करता है और ये होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट है। ये जो पार्ट है ये टेल बनाता है और ये हमें पता है कि ये है हाइड्रोफोबिक है, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके, सोप के बारे में क्लीचिंग एक्शन वगैरह हम पहले कर चुके हैं। तो होता क्या है, जहाँ पर दोनों लेयर एक दूसरे के टच में आती हैं, ये जो इंटरफेशियल लेयर है यहाँ पे, जब हम सोप इसके अंदर ऐड करेंगे
तो जो हेड पार्ट है वो वाटर से इंटरेक्ट करेगा और इसका जो टेल पार्ट है वो ऑयल के साथ इंटरेक्ट करेगा, जैसा कि यहाँ पर हमने दिखाया है। इससे नतीजा क्या होगा कि ये सरफेस के ऊपर जो टेंशन है, जिसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन, इंटरफेशियल टेंशन जो है, ये इंटरफेशियल टेंशन डिक्रीज हो जाए, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल दोनों को अटैच कर रहा है, इधर वाटर के और इधर यहाँ पे कर रहा है, एक मीडिएटर का काम कर रहा है। ये ठीक वैसे है कि जैसे कि आप दो आपकी क्लास में बॉयज हैं, जिन हैं स्टूडेंट्स हैं जिनके बीच में कोई बहुत अच्छा नहीं बनती, लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट आपके उनके बीच में आ जाता है जिसकी दोनों से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, तो धीरे धीरे क्या कर सकता है वो कि दोनों के डाउट्स को धीरे धीरे क्लियर कर सकता है और दोनों को एक दूसरे के साथ मिक्सअप करा सकता है, यानी कि एक फ्रेंडशिप बनवा सकता है बीच में मीडिएटर का रोल प्ले करके। वैसा ही काम यहाँ पर सोल्व कर रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर मिशेल फॉर्मेशन हो जाएगा। ये पूरा जो मिशेल का स्ट्रक्चर जो टेल पार्ट है वो ऑयल के अंदर इंटरेक्ट करेगी, ऑयल के अंदर डिप रहेगी, जबकि जो हेड पार्ट है वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा एंड इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मिशेल्स। तो ये हमने एक मिशेल बनाया, ऐसी बहुत से मिशेल्स पूरे सॉल्यूशंस के अंदर तैयार हो जाएंगे। एंड क्योंकि ये इंटरेक्ट कर रहे हैं ऑयल से भी और वाटर से, सो ये पूरी तरीके से एक दूसरे के अंदर मिक्स रहेंगे। तो ये इसकी वजह से ही जो इमल्सन है वो स्टेबल हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं टाइप ऑफ इमल्सन्स। सो स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ इमल्सन दो प्रकार के होते हैं, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल इमल्सन। ऑयल इन वाटर क्या है, जिसमें ऑयल जो है वो डिस्पर्स फेज का काम करेगा, यानी कि स्मॉल क्वांटिटी में होगा। वाटर डिस्पर्जन मीडियम है जो कि लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। तो इस प्रकार का जो इमल्सन है उसको हम ऑयल इन वाटर कहते हैं। यहाँ पर ऑयल का मतलब ऑयल से ही नहीं है, वाटर डिस्पर्जन मीडियम है, लेकिन दूसरा जो भी लिक्विड होगा उसको हम इन जनरल ऑयल का नाम दे रहे हैं, ऑयल के रूप में ट्रीट कर रहे हैं, तो ऑयल इन वाटर इमल्सन। इसके लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास मिल्क के अंदर क्या होता है कि जो लिक्विड फैट है वो वाटर के अंदर डिस्पर्स्ड होता है, उसके अंदर जो प्रोटीन है वो इमल्सिफाइंग एजेंट का काम कर रहे होते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे मिक्स होते हैं, अलग दिखाई कोई लेयर नहीं बन रही होती है, और वो एक इमल्सन का काम करता है। दूसरा है वाटर इन ऑयल इमल्सन। वाटर इन ऑयल इमल्सन में वाटर डिस्पर्ज फेज होगा, जबकि ऑयल जो है वो डिस्पर्जन मीडियम रहेगा यहाँ पर। सो इस केस में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल बटर जो है वो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोड लीवर ये इसके एग्जाम्पल है। तो बटर के अंदर क्या है, जो फैट है यानी कि ऑयल है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होगा, जबकि वाटर जो है बहुत कम मात्रा में इसके अंदर प्रेजेंट है और एक दूसरे के अंदर मिक्स हैं, अलग अलग कोई लेयर नहीं बन रही है, दैट्स वाई इट इज ट्रीटेड एज इमल्सन। तो दो प्रकार के हमारे पास इमल्सन है। अब हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल इमल्सन है, कौन सा टाइप का इमल्सन है। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा हम डिटेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट ऑफ इमल्सन्स, माइक्रोस्कोपिक मेथड। माइक्रोस्कोपिक मेथड क्या है कि सपोज करिए कि आपके पास इमल्सन है और उसके अंदर आपने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाल दी। अगर वो वाटर उसके अंदर मिसिबल हो जाती है तो इसका मतलब है कि ये ऑयल इन वाटर इमल्सन है। ऑयल इन वाटर इमल्सन, ऑयल इन वाटर इमल्सन के अंदर अगर आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालेंगे तो ये इसके अंदर आसानी से मिक्सअप हो जाएगी, अलग लेयर नहीं बनाएगी, नो सेपरेट लेयर इज फॉर्म्ड। नो सेपरेट लेयर, अगर सेपरेट लेयर नहीं बनते तो इसका मतलब ऑयल इन वाटर है। अगर वाटर इन ऑयल है और उसके अंदर अगर आप कुछ ड्रॉप्स ऑयल की डालते हैं और वो अलग लेयर नहीं बनाती है, देन यू कैन से दैट इट इज वाटर इन ऑयल इमल्सन। दूसरा है कंडक्टेंस मेथड। इसके अंदर क्या करते हैं, थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डाल करके देखते हैं, कंडक्टेंस को चेक करते हैं पहले बिना किसी इलेक्ट्रोलाइट को डाले हुए, फिर उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट,
drops of electrolyte is added. कंडक्टेंस इंक्रीजेस, अगर कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है उसकी, इसका मतलब इसमें वाटर एक्सेस में है, देन इट विल बी ऑयल इन वाटर. कंडक्टेंस नॉट इंक्रीज, नॉट चेंज्ड सिग्निफिकेंटली, कोई विशेष चेंज नहीं हुआ इसके अंदर. इसका मतलब क्या है, ये वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल इमल्शन. तो ये कंडक्टेंस मेथड है. तीसरा है डाई मेथड. अगर हम कोई ऑयल सोल्यूबल डाई ऐड करते हैं इमल्शन के अंदर और उसकी वजह से जो इमल्शन है वो कलर्ड हो जाता है, इट मीन्स इट इज वाटर इन ऑयल इमल्शन. और अगर ऐसा नहीं होता है देन इट इज ऑयल इन वाटर इमल्शन. तो ये टेस्ट है जिसके द्वारा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो इमल्शन हमें दिया गया है वो ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल इमल्शन है. नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्शन. सो जो प्रॉपर्टीज है इमल्शन की वो सेम वही है जो कि कोलाइडल सॉल्यूशंस के अंदर हमने ऑलरेडी पढ़ी हैं. सेम उसी प्रकार की प्रॉपर्टीज को एग्जीक्यूट करता है ये. प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्शन. सो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है, चाहे वो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ब्राउनियन मोमेंट है, टिंडल इफेक्ट है, तो वो सारी जो चीज़ें हैं प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पर भी शो होती हैं. इसलिए हमें इसको यहाँ पर अलग से कोई डिटेल में स्टडी करने की विशेष आवश्यकता नहीं है. उन्हीं प्रॉपर्टीज को आप यहाँ पे रिपीट करेंगे. Separation of dispersed phase and dispersion medium. From emulsion. इमल्शन में से डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम जो है, सो बॉइलिंग, फ्रीजिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन, कूलिंग एटसेट्रा, ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम को एक दूसरे से सेपरेट आउट कर सकते हैं इमल्शन के अंदर. जैसा कि आप मिल्क के अंदर देखते, जब आप मिल्क को बॉईल कर लेते हैं और उसके बाद जब आप उसको रखते हैं, जैसे जैसे कूल होता जाता है उसके अंदर मलाई आ जाती है, यानी कि ऊपर जो है फैट जो है वो ऊपर मलाई के रूप में अलग होना स्टार्ट हो जाता है. तो ये जो प्रोसेस है इस जिसमें से जो इमल्शन है उसमें से दोनों फेजेस को जो अलग करने के जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिमल्सिफिकेशन. Emulsification. The process of separation of dispersed phase from the dispersion medium of an emulsion is called demulsification. So demulsification is the process of separation of constituent liquid, यानी कि dispersed phase और dispersion medium वो एक दूसरे से सेपरेट करने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं डिमल्सिफिकेशन. नेक्स्ट आता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इमल्शन. इमल्शन कहाँ पर प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ पर इमल्शन का हम इस्तेमाल करते हैं उससे संबंधित एप्लीकेशन ऑफ इमल्शन. सबसे पहले तो आप ले सकते हैं क्लींजिंग ऑफ क्लोथ्स. अगर
कपड़े में डर्ट है, डर्ट क्या है, ग्रीस प्लस में डस्ट इज कॉल्ड डर्ट। तो अगर किसी कपड़े में डर्ट है और आप उसको केवल पानी से, सिंपल पानी से वॉश करने की कोशिश करें तो वो साफ़ नहीं होता है, क्योंकि उसमें इमल्सन नहीं बनता। लेकिन जब हम उसके अंदर सोप ऐड रब करते हैं, सोप लगा कर उसको एगिटेट करते हैं, तो सोप की वजह से ऑयल एंड वाटर एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्स हो जाते हैं, यानी कि इमल्सन बन जाता है, ऑयल इन वाटर इमल्सन तैयार हो जाता है। दैट हेल्प्स द क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ। दूसरा, फ्रोथ फ्लोटेशन। मेटलर्जी के अंदर में प्रोसेस स्टडी करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, जिसमें सल्फाइड ओर्स की इम्प्योरिटीज को और वैसे अलग किया जाता है, यानी कि ओर का कंसंट्रेशन किया जाता है। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एक ऑयल, एक टैंक में ऑयल और वाटर दोनों चीज़ें लेते हैं एक टैंक के अंदर, उसके अंदर सल्फाइड ओर्स डाल देते हैं और कुछ इमल्सिफाइंग एजेंट डाल करके जब उसमें से हम एयर पास करते हैं हाई प्रेशर के ऊपर, तो उसके अंदर फ्रोथ बनता है और जो सल्फाइड ओर्स हैं वो लाइट होने की वजह से फ्रोथ में चले जाते हैं। तो ऐसा इस पर में हो सकता है कि जो ऑयल और वाटर, पाइन ऑयल और वाटर जो है, उसमें जब हम स्टेबलाइजिंग एजेंट डालते हैं, जेंटॉल वगैरह जब उसके अंदर डालते हैं, तो उसकी वजह से एक इमल्सन तैयार होता है और उस इमल्सन के अंदर फिर हम झाग बना करके, फ्रोथ बना करके सल्फाइड ओर्स को अलग कर लेते हैं। तीसरा, डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं मिल्क। मिल्क क्या है, एक इमल्सन है, ऑयल इन वाटर इमल्सन है, जिसका हम डेली लाइफ में अपना इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी आप इसके एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। चौथा, एस्फाल्ट। आपने देखा होगा तारकोल जो है, जो कि रोड वगैरह बनाने के काम आता है, वो भी क्या है, एक इमल्सन ही है, वाटर इन ऑयल इमल्सन है, जिसका इस्तेमाल रोड वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा मेडिसिन्स, कुछ जो ऑयली मेडिसिन्स हैं वो इमल्सन के रूप में ही इस्तेमाल की जाती हैं डिजीज को क्योर करने के लिए, तो वहाँ पर भी हम इसका एक विशेष रूप से एप्लीकेशन देखते हैं इमल्सन का इन केस ऑफ मेडिसिन्स। एक आप और ले सकते हैं, हमारी बॉडी प्रोसेस में है डाइजेशन ऑफ फैट इन अवर बॉडी। डाइजेशन ऑफ फैट इन अवर बॉडी। फैट जो है हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो स्टमक के अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, दैट हेल्प्स टू इमल्सीफाई द फैट, और उसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करा देता है। फर्दर जब वो हमारे इंटेस्टाइन में जाता है तो लाइपेज एंजाइम्स उसको फर्दर ब्रेक करके फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो डाइजेशन ऑफ फैट जो है वहाँ पर भी इमल्सन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दीज आर द सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द इमल्सन।